मेरी वाइफ हॉस्पिटल के बेड पर लेटकर फेक डेथ का नाटक कर रही थी। मैं सीधा उस पर झपटा और उसे दो जोरदार थप्पड़ मार दिए। फिर ऑर्गन डोनेशन डिपार्टमेंट को भी बुला लिया। सोचा कि एकदम दिल निकाल कर प्यार दिखाता हूँ। पिछले जन्म में मैं सिर्फ दुख में डूब गया था। मैंने वाइफ की बेस्ट फ्रेंड द्वारा दिया गया पानी पी लिया और फिर 3 दिन 2 रात तक बेहोश रहा। जब मैं फिर से जागा तब तक वाइफ की बॉडी जलाकर राख बनाई जा चुकी थी। मैं अभी दुख भी नहीं मना पाया था कि डेट कलेक्टर्स घर पर आ गए। तब मुझे पता लगा कि मरने से पहले वाइफ करोड़ों का कर्ज छोड़ गई थी। उन्होंने सिर्फ मेरी दोनों किडनी नहीं निकाली बल्कि मुझसे रोज 24 घंटे काम करवाया ताकि मैं उनका कर्ज चुका सकूं। सिर्फ 10 साल में मैं 80 साल के बूढ़े जैसा लगने लगा था। और तभी 10 साल पहले मर चुकी वाइफ अपने लवर को गले लगाकर लग्जरी कार में मेरे सामने से गुजरी। उसने हंसते हुए 100 यूएन मेरी तरफ फेंकर कहा कि ये मेरी मेहनत का इनाम है। मुझसे सांस तक नहीं ली गई और मैं वहीं मर गया। फिर जब मैंने आंखें खोली मैं उस दिन वापस लौट आया जब वाइफ को हार्ट अटैक आया था। सामने सफेद कपड़े से ढकी वाइफ को देखकर मैं मन ही मन हंसा। अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। वाइफ की बेस्ट फ्रेंड वांग मनयून लगातार मुझे पानी पीने के लिए कह रही थी। मैं होश में आकर उसे देखने लगा। पिछले जन्म में मैं यही पानी पीकर बेहोश हुआ था। मुझे लगभग 100% यकीन था कि इस पानी में कुछ मिलाया गया है ताकि मैं लियू रुयान की फेक क्रिमेशन मिस कर दूं। मैंने ग्लास नीचे रख दिया और वांग मनयून की रोकने की परवाह किए बिना लियू रुयन के बेड तक गया। मैंने चादर हटाई। लियू रुयन का चेहरा लाल था और उसकी सांसें भी नॉर्मल लग रही थीं। पिछले जन्म में मैं इतना दुखी और बेवकूफ था कि मुझे ये सब दिखाई ही नहीं दिया। मैंने हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। लियू रुयन जरा भी नहीं हिली। लगता था कि वो पकड़े जाने के डर से पूरी एक्टिंग कर रही थी। वांग मनयून चिल्लाई। उसे लगा कि मैंने लियू रुयन की फेक डेथ पकड़ ली। जीजा जी, आप गुस्से में ऐसा नहीं कर सकते। मैं लियू रुयन को बेरहमी से पीटता रहा। वांग मनयून की हालत देखकर लग रहा था कि वो अभी फट पड़ेगी। मैं रोते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना रात भर मत जागा करो, हेल्थ का ध्यान रखो। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं क्या करूंगा? वांग मनयून हकी बकी रह गई। मैं उससे बहस करने के मूड में नहीं था, इसलिए सीधा फोन निकालकर कॉल लगाया। हेलो, यहाँ ऑर्गन डोनेशन करना है। अभी अभी डेथ हुई है, जल्दी आइए। वांग मनयून रोकना चाहती थी लेकिन अपनी पहचान की वजह से कुछ नहीं बोली और जल्दी से किसी को मैसेज भेज दिया। कुछ ही मिनट में ऑर्गन डोनेशन वाले लोग पहुंच गए। मैंने दुखी चेहरा बनाकर कहा, मेरी वाइफ बहुत दयालु इंसान थी, उसकी अचानक मौत हो गई। मैं चाहता हूँ कि उसका जीवन किसी और के काम आए। स्टाफ भावुक होकर बोला, सर आप बहुत महान हैं, बताइए कौन सा ऑर्गन डोनेट करना है। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी वाइफ हार्ट अटैक से मरी है। मुझे नहीं पता कौन सा ऑर्गन अभी काम का है। आप बॉडी खोल कर देख लो, जो काम का लगे निकाल लो। अगर कुछ भी इस्तेमाल लायक ना हो तो बॉडी मेडिकल स्कूल को दे देना। वांग मनयून तुरंत चिल्लाई, नहीं जीजा जी, रुयन दीदी कभी ऑर्गन डोनेशन नहीं चाहती थी। उन्होंने खुद मुझे बताया था, हमें उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मैंने शांत होकर कहा, मनयून, मैं रुयन का हस्बैंड हूँ, ये फैसला लेने का हक मुझे है। तुम सिर्फ उसकी फ्रेंड हो और तुम खुद डॉक्टर हो। क्या लोगों की जान बचाना नहीं चाहती? ऑर्गन डोनेशन वाले लोग भी बोले, हाँ डॉक्टर वांग, कृपया रास्ता दीजिए। वांग मनयून बेचैन होकर इधर उधर भागने लगी। तभी लियू रुयन की माँ डू शॉमिन भागती हुई पहुंची। उसके बालों में सलोन के कर्लर अभी भी लगे हुए थे। उसने लियू रुयन को सही सलामत देखा तो राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। निकम्मे आदमी, मेरी बेटी तुमसे शादी करके बर्बाद हो गई, वो मर गई और तुम उसकी बॉडी काटना चाहते हो। आखिर में ऑर्गन डोनेशन वाले लोग मजबूर होकर चले गए। वांग मनयून ने राहत की सांस ली और फिर लियू रुयन को सफेद कपड़े से ढक दिया। डू शॉमिन सोफे पर बैठकर मुझे लगातार गालियां देती रही। मैंने सिर झुकाकर कहा, माँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो चिल्लाई, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं खुद अपनी बेटी को क्रिमेशन के लिए ले जाऊंगी। मैं तुरंत चुप हो गया और वांग मनयून द्वारा दिया गया वही पानी डू शॉमिन को दे दिया। वो लगातार चिल्लाने और टेंशन की वजह से बहुत प्यास लगी हुई थी, इसलिए उसने पूरा पानी एक सांस में पी लिया। वांग मनयून रोक भी नहीं पाई। सिर्फ 2 मिनट बाद ही डू शॉमिन गहरी नींद में गिर गई। वांग मनयून घबराकर बोली, जीजा जी, आप फिर से ऑर्गन डोनेशन तो नहीं करवाना चाहते ना? मैंने सिर हिलाया और डू शॉमिन को सोफे पर सीधा लिटाकर कहा, नहीं, माँ ने मना कर दिया है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। वांग मनयून ने राहत की सांस ली और बोली, फिर आप आंटी को इमरजेंसी में ले जाइए, मैं रुयन दीदी की क्रीमेशन संभाल लेती हूँ। मैं हल्का सा हंसा और बोला, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पेशेंट को देखना चाहिए और मैं हस्बैंड हूँ, क्रीमेशन मैं कराऊंगा। इतना कहकर मैंने सीधे क्रीमेटोरियम में फोन कर दिया। वांग मनयून की हालत गर्म तवे पर चींटी जैसी हो गई। वो लगातार डू शॉमिन को जगाने की कोशिश करती रही लेकिन वो बिल्कुल नहीं उठी। आखिर क्रीमेटोरियम वाले आए और लियू रुयान को स्ट्रेचर पर ले गए। तभी वांग मनयून आखिर टूट गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, जीजा जी, मुझे लगा अभी रुयान दीदी हिली थी, शायद उन्हें बचाया जा सकता है। मैंने डेथ सर्टिफिकेट उसके चेहरे पर फेंकते हुए कहा, अगर वो सच में जिंदा निकली तो हॉस्पिटल पर मर्डर का केस बनेगा और तुम भी बच नहीं पाओगी। वांग मनयून चुप हो गई। मैं हंसते हुए क्रीमेटोरियम की गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में मैंने स्ट्रेचर पर पड़ी लियू रुयन को देखा और पाया कि उसकी उंगलियां हल्की हिल रही थी। शायद एनेस्थीसिया का असर खत्म हो रहा था और उसे एहसास हो चुका था कि सच में उसका क्रीमेशन होने वाला है। मैंने ड्राइवर से कहा, भैया जल्दी चलाओ, मेरी सास मेरी वाइफ की बॉडी छीनना चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पूरी बॉडी के साथ जाए। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। रास्ते में मुझे पिछले जन्म की याद आने लगी। 10 साल बाद जब मैंने लियू रुयन को सड़क पर देखा था, वो पहले जैसी जवान और खूबसूरत दिख रही थी। मैं उसे पहचानने के लिए उसके सामने भागा था। उसने काफी देर बाद मुझे पहचान कर हंसते हुए कहा था, सिर्फ 10 साल में तुम मेरे दादा से भी बूढ़े लगने लगे। मैंने कांपती आवाज में पूछा था, तुम मरी नहीं थी? वो हंसकर बोली, मैंने तुमसे छुटकारा पाने के लिए फेक डेथ की थी। तब मुझे सब समझ आ गया था। अगर वो डिवोर्स लेती तो उसे अपनी आधी प्रॉपर्टी मुझे देनी पड़ती और चीटिंग का बदनाम टैग भी लगा, लेकिन फेक डेथ करके उसने सारा कर्ज मेरे सिर डाल दिया और खुद नई पहचान के साथ अपने लवर जीबोदा के साथ रहने लगी। फिर वो हंसते हुए बोली थी, असल में हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकती थी, तुम्हारे रोने की आवाज आज तक नहीं भूली। तुम आदमी होकर हंस जैसी आवाज में रो रहे थे, बहुत मजेदार था। उसकी हंसी सुनते सुनते मैं सीने को पकड़कर गिर पड़ा था। जीबोदा बोला, जान, ये आदमी कहीं स्कैम तो नहीं कर रहा, चलो यहाँ से। और दोनों मुझे मरता छोड़